हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट और मैं प्रैक्टिस करता हूं सैस्केटून सस्कैचुअन में। अगर तो आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो आप जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियोस में सारे प्रोग्राम्स डिस्कस करता हूं। कोई अपडेट होती है कनेडियन इमिग्रेशन में तो वो न्यूज़ आपसे शेयर करता हूं और उसके साथ साथ कभी कभार ओकेजनली सैस्केटून लाइफ पर व्लॉग्स भी बनाता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो कर लें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने सोचा क्यों ना एक अलग सा टॉपिक बनाया जाए। आई डोंट थिंक मैंने ऐसी ज्यादा वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, और अगर हैं भी तो मैं थोड़े से डिफरेंट एंगल से आना चाहूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि कनाडा की पीआर लेने के बाद क्या होता है, यानी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जब आप कनाडा में आ जाते हैं ऑन पीआर स्टेटस। सबसे पहले तो बहुत से लोग आते हैं वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो गोल होता है वो यही होता है कि कनेडियन पीआर ले ली जाए। तो ऐसी क्या बला है कनेडियन पीआर, और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जब आप कनाडा में आ जाते हैं, जब लैंड करते हैं एज अ कनाडा का पीआर। तो उसके बाद क्या होता है आज हम वो सब डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, और छोटी सी ये वीडियो में मैं होपफुली आपको वो सब इंफॉर्मेशन दे दूं जो आप जानना चाहते हैं। और अगर आप क्यूरियस हैं कि ये आखिर कनाडा टॉप डेस्टिनेशन क्यों है थ्रू आउट द ईयर्स और इमिग्रेशन हमेशा वहां पे क्यों हाई होती है, तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो के दौरान। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर अगेन आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लें ताकि आप मिस आउट ना करें वीडियोस को। तो आई विल सी यू राइट अवे। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं जब आप कनाडा की पीआर ले लेते हैं या आपको मिल जाती है, आप कनाडा में लैंड हो जाते हैं, या लेट्स से आप इवन कनाडा के अंदर भी हैं और उसके बाद बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कनाडा की पीआर लेने के लिए और वो आपको मिल जाती है, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार होता है या बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनफैक्ट सबसे एसेंशियल चीज़ है आफ्टर बिकमिंग पीआर, तो नंबर वन पॉइंट वुड बी द पीआर कार्ड। जी हाँ, जब आप कनाडा की पीआर आपको मिल जाती है, जब आप कनाडा में आ जाते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जिसका आपको इंतज़ार होता है कि वो जल्दी से हमारे हाथ में आ जाए, वो है कनाडा का पीआर कार्ड। यानी कि पीआर कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलाउ करता है कनाडा से इन और आउट होने के लिए पासपोर्ट के साथ। यानी कि आपके पास एक स्टेटस आ जाता है, एक तो आपके पास होती है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि जब आपका वीज़ा लग जाता है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप कनाडा आते हैं। लेकिन एक फिजिकल कार्ड आपको मिलता है जिसे पीआर कार्ड कहते हैं, उसे आने में 4 से 6 वीक लग जाते हैं और उसके बाद आप कनाडा से बाहर जा सकते हैं और कनाडा वापस आ सकते हैं उस कार्ड की वजह से। लेकिन उस कार्ड की वैलिडिटी जो होती है 5 साल होती है और उसे रिन्यू किया जा सकता है अगर आप सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते, विच इज़ वैलिड या जो अवेलेबल होती है 3 साल रहने के बाद। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो 2 सिटीजनशिप्स अलाउ नहीं करती, तो इसलिए लोग अपना पीआर कार्ड ही रिन्यू कराते रहते हैं जस्ट इन केस। अगर आप सोच रहे थे पीआर कार्ड क्यों रिन्यू करवाना चाहिए जबकि आप सिटीजन बन सकते हैं आफ्टर सम टाइम, तो कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करती आपको डुअल नेशनैलिटी या डुअल सिटीजनशिप रखने के लिए, तो वो लोग पीआर कार्ड एक्सटेंड करते रहते हैं। लेकिन पीआर एक्सटेंड करने की भी जो कंडीशन होती है, आपको कम से कम 730 दिन रहना होता है विद इन 5 ईयर्स कनाडा के अंदर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। यानी कि अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं रिन्यू करवाने के लिए तो आपको कम से कम 730 दिन रहना पड़ेंगे कनाडा के अंदर। तो पीआर कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी 5 ईयर्स, रिन्यू करवाया जा सकता है, और वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कनाडा में 4 से 6 वीक के दरमियान। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हेल्थ केयर। तो कनाडा में जब आप पीआर बन जाते हैं तो आपको एक्सेस हो जाती है पब्लिक हेल्थ केयर की, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की। लेकिन जो हेल्थ केयर है या हेल्थ इंश्योरेंस है वो एडमिनिस्टर करते हैं यहाँ के प्रोविंसेस। यानी कि जब आप किसी भी प्रोविंस में आते हैं, हर प्रोविंस का अपना हेल्थ केयर का सिस्टम है, अपने प्रोसीजर्स हैं, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है हेल्थ कार्ड के लिए। जैसे पीआर कार्ड इंपॉर्टेंट है उसी तरह अगर आपको हेल्थ केयर चाहिए, अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है तो आपके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और हेल्थ कार्ड से ये होता है कि जब आप डॉक्टर विजिट्स वगैरह पे जाते हैं या अपना चेकअप वगैरह के लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का चेकअप है या किस तरह का विजिट है, तो आपका हेल्थ कार्ड जो है वो
आपको हेल्थ केयर को कवर करता है। इवन यहाँ तक कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आप एक्सपेक्टेड हैं, आपका बेबी होने वाला है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल डॉलर। यस, यू हर्ड मी राइट। आई नो बहुत से मुल्कों में जब आप इस सिचुएशन में हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, लेकिन कनाडा में इट्स वंडरफुल फैसिलिटी टू हैव। आपका कोई खर्चा नहीं होता। अभी रिसेंटली अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आपको आइडिया होगा कि मैं थोड़ा सा बिजी था या गायब था यूट्यूब से, क्योंकि मेरी अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी बॉर्न हुई है और मेरा भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। और टोटल जो मैंने 2 दिन में उधर खर्चा किया वो था $20। अब आप पूछेंगे वो $20 मैंने कहाँ पे खर्चे? वो थी सिर्फ मेरी गाड़ी की पार्किंग टिकट के पैसे जो मैंने हॉस्पिटल को दिए, उसके अलावा मेरा 1 रुपया नहीं लगा। इतनी अच्छी सर्विसेज थी और हेल्थ केयर जो थी वो आपको मिलती है थ्रू द प्रोविंसेस। दी ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ, आजकल जो मसला है वो फैमिली डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और डॉक्टर्स रिलेटिवली कम हैं। कुछ प्रोविंसेस में डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हैं, जैसे ओंटारियो हो गया या BC हो गया, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है हेल्थ कार्ड मिलने में और हेल्थ केयर को एक्सेस करने में, क्योंकि बहुत रश है, बहुत लोग हैं और बहुत बिजी प्रोविंसेस हैं। तो उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको चीज़ बताई, तो वो आफ्टर PR कार्ड वुड बी द हेल्थ। तीसरी चीज़ सोशल सर्विसेज। जी हाँ, जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सोशल सर्विसेज हासिल करने के लिए, जिसमें बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। कपल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं वो है चाइल्ड बेनिफिट, यानी कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी गवर्नमेंट टेक केयर करती है, उनकी परवरिश के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प करती है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, यानी कि आपकी कितनी इनकम है उस लिहाज से गवर्नमेंट सारा अपनी कैलकुलेशन करेगी और कुछ हिस्सा आपको हर महीने देगी ताकि आप अपने बच्चों की तरफ से परेशान ना हो, यानी कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है बच्चों के लिए। तो उसे कहते हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट। और उसी तरह एक और जो सर्विस मेरे जहन में आ रही है वो है EI, यानी कि जब आप किसी जॉब पर होते हैं एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो कंपनी बंद हो गई, तो उसमें EI जिसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं वो किक इन कर लेती है, और वो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है सिंस आपने अपनी जॉब खोई है, तो वो भी एक बेनिफिट है PR वालों के लिए। उसके अलावा ओल्ड एज सिक्योरिटी, यानी कि जो सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं, अगर आप कुछ अर्सा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स आपने जहाँ पे रहे हैं वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड एज सिक्योरिटी भी मिलती है। और इसके अलावा ग्रांटेड इनकम सप्लीमेंट भी एक चीज़ होती है जो सीनियर्स के लिए अवेलेबल होती है जब आप PR स्टेटस पे होते हैं यहाँ पर कनाडा में। चौथी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वर्क एंड स्टडी राइट्स, यानी कि आप जब PR हो जाते हैं तब आपको ना स्टडी परमिट की ज़रूरत होती है ना आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। आप फ्रीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जॉब से स्विच कर सकते हैं। तो आपको जैसे वो क्लोज वर्क परमिट एक चीज़ होती है जिसमें आप एक एम्प्लॉयर के लिए फिक्स होते हैं, एक लोकेशन के लिए फिक्स होते हैं, आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। एज अ PR आपके पास राइट होता है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और जहाँ तक स्टडी की बात है, जैसे मैंने कहा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और आपकी जो फीस होगी वो जस्ट लाइक कनेडियंस फ़ी पे करते हैं वही फ़ी होगी आपकी। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ी नहीं होगी जो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है जब आप PR होते हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली जो फ़ीस है जो ऑलमोस्ट डबल है एज अ PR या सिटीज़न की, वो नहीं देनी पड़ती। और आप लोन्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में। और इसका ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कनाडा की PR लेने के बाद, आपको स्टडी और वर्क में कोई इशू। पांचवी चीज़, मैं इसे कोई रैंकिंग के लिहाज से ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा, ये सिर्फ मैंने अपनी जो लिस्ट बनाई थी उससे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन पांचवी चीज़ जो है वो है पाथ टू सिटीजनशिप। टेक्निकली ये नंबर 1 होना चाहिए अगर मैं प्रायोरिटी में देखूँ लोग क्यों PR बनते हैं या PR बनने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सिटीजनशिप मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते, वो 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, तो वो PR कार्ड को रिन्यू करवाते हैं। लेकिन अगर तो आपका गोल या आपका मेन मकसद जो है कनाडा में PR लेने का, एट द एंड ऑफ द डे PR से सिटीजनशिप की तरफ जाना है, तो सिटीजनशिप का भी पाथ ओपन हो जाता है आफ्टर यू बिकम PR। यानी कि आपको 5 साल में से टोटल 3 साल रहना पड़ता है कनाडा के अंदर
दैट इज़ 1095 डेज, 1095 डेज आपको रहना पड़ता है विद इन कैनेडा 5 साल के अंदर, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हैं कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसमें भी 2-3 जो कंडीशंस हैं, उसमें आपको सबसे पहले अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शो करनी पड़ती है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं। और उसके साथ साथ आपको सिटीजनशिप का जो टेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम कैनेडियन सिटीजन। जहाँ तक जो ओल्डर पीपल हैं 65 प्लस या 18 से नीचे, उन लोगों को टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, लेकिन बाकी सब एज वालों को ज़रूरत होती है कि आपने सिटीजनशिप टेस्ट देना है इन ऑर्डर टू बिकम अ कैनेडियन सिटीजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीआर के बाद 3 साल रहें 5 साल के अंदर कनाडा में और आप बन सकते हैं कैनेडियन नेचुरलाइज्ड, और आपका पासपोर्ट चेंज हो सकता है कनाडा के पासपोर्ट से। नंबर 6 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है राइट्स, यानी कि आपके राइट्स क्या हैं कनाडा के अंदर आफ्टर बिकमिंग अ पीआर। मोस्टली चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि आप लिव, स्टडी एंड वर्क कहीं भी कर सकते हैं कनाडा के अंदर, आपका राइट है सिंस यू आर अ पीआर। इसी तरह आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, जहां मर्जी कर सकते हैं कनाडा में किसी भी प्रोविंस में, ये आपका राइट है। आपको पब्लिक हेल्थ केयर की एक्सेस हो जाती है एज अ पीआर। आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपने प्रोविंस के थ्रू हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकें और हेल्थ केयर की एक्सेस ले लें। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर कैनेडियन लॉ, यानी कि आप भी सिटीजन्स की तरह कैनेडियन लॉ के अंदर चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप पे एप्लीकेबल होती है। आप टोटली कैनेडियन लॉ के अंडर होते हैं एज अ कनाडा के पीआर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा अगर तो आप विलिंग हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाने के लिए थ्रू एनी इमिग्रेशन स्ट्रीम, तो वो भी आप एज अ पीआर कर सकते हैं। सिर्फ कनेडियन होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है, आप एज अ पीआर भी अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ है, क्रूशल चीज़ है, और जहाँ पे आप जॉब करेंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो यानी कि आप यहाँ पर आके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और जिसमें आपकी पे जाती है, जिसमें आपके कोई बेनिफिट्स वगैरह हो, जैसे चाइल्ड बेनिफिट मैंने बात की थी, वो जाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपका बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसी क्रेडिट कार्ड लोन्स की वजह से ही आपका बनता है क्रेडिट स्कोर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर तो आपने क्रेडिट स्कोर ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया ये दे दूँ कि जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं, गाड़ी के लिए हो जाए, घर की मॉर्गेज वगैरह के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बनता है जब आप चीज़ें लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और कितनी जल्दी उस पैसे को वापस कर देते हैं या डिले करते हैं, उसकी बेस पे आपका बनता है एक स्कोर। अगर तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो जब आप लोन लेने जाएंगे, वो जो कंपनी है वो देखेगी कि ये बंदा आराम से पैसे वापस कर देता है, टाइम के अंदर पैसे वापस कर देता है, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आपके लिए इन द लॉन्गर रन आसानी होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ डिले हो जाती है, आपकी पेमेंट्स वगैरह नहीं आ रही, तो आपका स्कोर ख़राब होता जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ जाती हैं। तो क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट होती है आपको यहाँ पर आके करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ में इस तरह का सिस्टम नहीं होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके एक नई चेंज होती है और आपको एडजस्ट करना पड़ता है उसके साथ। अदर देन ओपनिंग एन अकाउंट जो आप कहीं भी करते हैं, लेकिन एक और जो चीज़ यहाँ पे मस्ट है वो है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने टैक्सेस को फाइल करना। हर साल के एंड पे आपको अपने टैक्सेस फाइल करने होते हैं, चाहे आप एक महीना ही क्यों ना कनाडा में रहे हों और बाकी 11 महीने आप कनाडा में नहीं हैं, आपको स्टिल अपना टैक्स रिटर्न जो है वो आपको लाजमी करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कब से बात कर रहे हैं कनाडा में आके आपके राइट्स क्या होंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि आप जो हैं वो कनाडा में आकर या एज अ पीआर अपने टैक्स जो है वो फाइल करें एट दी एंड। नंबर 8 पर मेरे पास जो चीज़ है वो है मूविंग टू कनाडा एंड सेटलिंग इन, यानी कि आप कनाडा आ तो गए, तो आपको जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके अलावा जो बहुत सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है, वो आपने ऑब्वियसली यहाँ पे आके रिहाइश ढूंढनी होती है। तो रिहाइश ढूंढना इतना आजकल के टाइम में इतना आसान नहीं है। इस वक्त रेट्स बहुत हाई हैं। अगर आप रेंट पे जाना चाहते हैं, बेसमेंट में, अपार्टमेंट में, सबसे पहले तो मिल बहुत मुश्किल से रहे हैं, स्पेशली आप जिस एरिया में जाते हैं या जिस सिटी में जाते हैं। अगर मैं टोरंटो की या वैंकूवर की अगेन बात करूं, तो वो बहुत महंगी सिटीज़ हैं और वहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत
बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाती है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो बहुत टफ टास्क है आजकल, फाइंडिंग एकोमोडेशन, फाइंडिंग अ हाउस, रेंट पे हो या ऑन करना हो आफ्टर सम टाइम, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो मैं आपको क्रेडिट स्कोर की एग्जांपल दे रहा था, या आपको बता रहा था कि बैंक अकाउंट खोलना चाहिए जिसमें आपकी पेज आती है, आपके बेनिफिट्स वगैरह आते हैं, वो सारा कुछ जो होता है वो एक चीज़ से एसोसिएट होता है जिसे कहते हैं आपका सिन नंबर, यानी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये भी जैसे आपका पीआर कार्ड इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्थ कार्ड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, जस्ट लाइक दीज टू, वो है आपका सिन नंबर। सिन नंबर के थ्रू ही आपकी बैंकिंग होती है, सिन नंबर के थ्रू ही आपका क्रेडिट स्कोर होता है, सिन नंबर के साथ ही आपका बहुत ज़्यादा टैक्स फाइलिंग का सारा सिस्टम जुड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री बनाने के लिए, आपके क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, और जॉब की तलाश वगैरह में भी सिन एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपनी वेजेस वगैरह सेट, पेज वगैरह सेट कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट वगैरह सेट कर रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूरी होता है, उसके सिन नंबर आपको चाहिए होता है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है ऑब्वियसली, अगर आप अपने मुल्क में चलाते हैं आए हैं, तो जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस आपको टेस्ट देना पड़ता है। कुछ अरसे के लिए चला सकते हैं बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लाइसेंस जो आपके पास है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आए हैं, तो इंडिया से आने के बाद आपके पास कुछ टाइम होता है कि आप उस लाइसेंस पे गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको अप्लाई करना पड़ता है, टेस्ट भी देना पड़ता है गाड़ी चलाकर, और पास होने के बाद आपको मिल जाता है ड्राइवर लाइसेंस। ऑब्वियसली वो भी एक एसेंशियल चीज़ है, अदरवाइज़ यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी रेडली अवेलेबल है, और भी अदर ऑप्शंस हैं जैसे टैक्सीज़ हैं, ऊबर हैं, वो सब कुछ भी अवेलेबल है। लेकिन अपनी आपके हाथ में जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो और अपनी गाड़ी हो, तो मेक्स इट वे मोर कंफर्टेबल टू ट्रैवल अराउंड, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना समटाइम्स टफ हो जाता है, स्पेशली विंटर में। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी है, तो वो चीज़ ईजी। नंबर 9 पर मेरे पास जो है वो है इंटीग्रेशन इन कनाडा और सोशल एडजस्टमेंट। यानी कि जब आप कनाडा में आते हैं एज अ पीआर, एक चीज़ जो आपको ट्रबल कर सकती है जो है आपकी लैंग्वेज। यानी कि जब आप कनाडा आते हैं तो समटाइम्स इवन जॉब लेना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो इंग्लिश आना या फ्रेंच आना, जो यहाँ की दूसरी नेशनल लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रगल कर सकते हैं जॉब वगैरह के लिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपको फ्रेंच नहीं आती, तो यहाँ पर लेकिन स्टिल यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करती हैं। उसके अलावा न्यू कमर्स सर्विसेज भी यहाँ पर बहुत सी मौजूद हैं जो आपको हेल्प करती हैं जॉब फाइंड करने में, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव करने में। तो वो सारी सहूलतें भी एज अ पीआर आपको मिलती हैं। और उसके अलावा कल्चरल एडजस्टमेंट जो होता है, जब आप एक दूसरी कंट्री से आते हैं, वेस्टर्न बैकग्राउंड नहीं होता आपका, आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता चलते, एक कल्चरल शॉक होता है आपको वो समझने में, यहाँ का तरीक़ाकार समझने में, यहाँ की जो रस्म व रवाज हैं, यहाँ का जो सलीका है, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप समझ जाते हैं आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे कनाडा को मल्टी कल्चरलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पे हर तरह का कल्चर मिलेगा आपको, हर तरह की छोटी गैदरिंग्स भी मिलती है ताकि आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें एनवायरनमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, और अपने आप को क्लाइमेटाइज कर सकें इस मुल्क के अंदर जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कनाडा का पीआर बनने के लिए। दैट विल इवेंचुअली लीड टू सिटीजनशिप। तो ये था मेरा 9वां पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पर है जो मेरी ऑप्शन आपके लिए, वो है न्यू चैलेंजेस। यानी कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जैसे मैं थोड़ा सा ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो लैंग्वेज का हो सकता है। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा परफेक्ट नहीं है या आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो जॉब के लिए थोड़े से मसले हो सकते हैं। उसके अलावा एक नॉर्मल सी चीज़ है, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी भी है, फाइंडिंग जॉब, अपनी पोजीशन जो भी आप छोड़ के आए हैं उसके उस जैसी कोई जॉब मिलना, या उसमें आप एक्सपेक्ट करें कि आपको जाते साथ मैनेजेरियल या बहुत अच्छी जॉब मिलती भी है लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलती, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी आपने लो रखनी है जब आप कनाडा में एज अ पीआर आते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। जब व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आई नो बहुत से लोग जो हैं वो होप लूज़ कर जाते हैं इनिशियली, पहले 3 4 6 महीने के अंदर, कि मैं कौन सी जॉब छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में आपको समटाइम्स लो स्किल जॉब्स लेनी पड़ती हैं अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। क्योंकि जब आप कनाडा की मार्केट में अपनी रेज्यूमे फेंक रहे होते हैं, अपना अप्लाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको कॉल्स वगैरह नहीं आती,
क्योंकि आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए आप लैंड कर जाते हैं छोटी स्किल्स या छोटी जॉब्स में। तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्किल्स डेवलप होती हैं, आप कल्चर समझते हैं और साथ साथ अप्लाई करते रहें, और अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपने मायूस नहीं होना। और उसके अलावा आप यहाँ पे जब कनाडा में आते हैं आप नए नए लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कनाडा इज़ नोन फॉर मल्टी कल्चरलिज्म। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर्स से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जो मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए हैं। तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ओपन अप होता है, आप ज़रा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है इन कनाडा एज अ पीआर। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। नंबर 10 में मेरी 10 चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहता था एज अ पीआर, आपको क्या मिलता है, आपके क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किन चीज़ों को आपको हासिल करना पड़ता है आफ्टर बिकमिंग अ कनाडा पीआर। और थोड़ा सा मायूस नहीं होना। थोड़ा सा इनिशियली जब आप यहाँ पे आते हैं वेदर बहुत टफ होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ का जो विंटर है बहुत हार्श हो सकता है लोगों के लिए। स्पेशली अगेन आप जिस प्रोविंस में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे मैं हूँ सस्कैचुअन में, यहाँ पे -50 तक भी कुछ दिनों के लिए वेदर जाता है इन विंटर। तो उससे डरना नहीं है, एक अच्छी सी जैकेट पहननी है और फेस करना है चैलेंजेस को। और अगर कोई और दिक्कत है तो आप डेफिनेटली अपने पीयर्स से डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, या आप रीच आउट करना चाहें मुझे कंसल्टेशन के लिए फॉर एनी ऑफ योर इमिग्रेशन नीड, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्केड्यूल अ पेड कॉल विद यू। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आप सबसे करना चाहता था। होपफुली आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर किया तो लाइक कर दें और ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो कनाडा का पीआर बनना चाहते हैं, कनाडा की पीआर के ख्वाहिशमंद हैं, या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। और मुझे ज़रूर बताइए और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए उर्दू में बनाई है। आई नो बहुत से लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मुझे देखते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं जो उर्दू या हिंदी स्पीकिंग है। तो होपफुली अगेन आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, जैसा कि ये मैं पूरी वीडियो में अपने जो अकाउंट हैंडल्स हैं वो शेयर करता रहा हूँ। और अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं पेड कॉल अपने इमिग्रेशन नीड्स के लिए फॉर एनी प्रोग्राम, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस एंड talk to you. So take care and wish you all the best for your PR journey. Take care.